हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो 4th यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक हमने कल यहाँ स्टार्ट किए थे ऑर्गेनाइजेशन। कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन थी उसके जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो संगठन है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं तो वो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर पहले रिप्लाई करें, मैसेज करें कि कल की क्लास समझ में आई थी या नहीं आई थी। जल्दी से एक बार मैसेज करके मुझे बता दो कि क्या मेरे पढ़ाने में आपको समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हम लोग पढ़ा करके चले जाए और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारा क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी बच्चे मुझे ये बता दो मैसेज करके कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। ठीक है, नारायण सिंह, यस मैम। रजनी राजपूत, जी मैम आ रही है। एकता, समझ आ गया था मैडम, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहे किसी को भी तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके कैसे भी करके आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर नंबर नहीं होगा तो आज मैं लास्ट में नंबर भी अपना आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप सारे बच्चों को क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन हमने देखे थे। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक बार फट से यहाँ पर जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़े थे इसको बिल्कुल क्विकली यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे हमको समझ में आ सके। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लोगों का समूह है, मतलब लोगों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है। इसको हम हिंदी में संगठन या संस्था भी कहते हैं। यहाँ पर हमने जो राल्फ सी डेविस था और गैरी जॉन्स था उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसके डेफिनेशन देखे थे। गैरी जॉन्स ने इसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा था, सोशल इन्वेंशन कहा था। इसके बाद में हमने यहाँ पर इसकी 2 टाइप की मीनिंग को डिस्क्राइब किए थे। 2 टाइप की मीनिंग में फर्स्ट हमने देखे थे यहाँ पर इसकी जनरल मीनिंग और सेकेंड मीनिंग में हमने देखे थे यहाँ पर मैनेजमेंट मीनिंग। ठीक है, तो कल का ये हमारा टॉपिक था। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर या जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है। ये वे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है या जो यहाँ पर फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसे एक्सप्लेन करता है। जिससे क्या पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, वर्क कैसे करता है, किसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में दी गई है और समय पर जो कॉमन गोल को अचीव करना रहता है उसे कैसे अचीव किया जाता है। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर में क्या हो रहा है कि जो भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वे विशेषताएं जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो ढांचा है और जो यहाँ पर फंक्शनिंग है, मतलब जो कार्य प्रणाली रहती है ऑर्गेनाइजेशन की उसे बताता है या दर्शाता है, उसे एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, डिवाइडिंग द वर्क, कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल गोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप और लास्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ मशीन। मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को यहाँ पर मशीन बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सारे पॉइंट को हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जन समूह, लोगों का समूह। मैं आपको ये चीज़ कल से बताते आ रही हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह कहा जाता है। ये इसकी प्रकृति है। यहाँ पर सभी को अलग अलग काम दिए जाते हैं, सभी के वर्क अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति में ये भी चीज़ है कि डिवाइडिंग द वर्क मतलब कार्य का विभाजन किया गया है। कोऑर्डिनेशन समन्वय मतलब सभी लोग मिल करके एक साथ यहाँ पर वर्क करते हैं। म्यूचुअल गोल मतलब पारस्परिक लक्ष्य, सभी लोग काम अलग अलग करते हैं लेकिन सबका एक कॉमन गोल होता है। एक गोल को अचीव करने के लिए, यहाँ कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल गोल होता है उसको अचीव करने के लिए सब एक साथ यहाँ पर काम करते हैं। सबकी अथॉरिटी अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि अथॉरिटी किसे दी जाती है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे दी जाती है, हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप, या हम इसे कह सकते हैं सीरीज भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो एक सिंपल यहाँ पर वर्ड आप सीरीज भी यूज कर सकते हो। सीरीज ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का पदानुक्रम, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं। जैसे स्कूल में सबसे टॉप लेवल पर प्रिंसिपल होता है, फिर एम्प्लॉय होते हैं, फिर प्यून होते हैं, तो इसको हम आगे यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिर मशीन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को मशीन की तरह बताया गया है, मतलब मशीन में अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन सभी पार्ट मिल करके यहाँ पर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में भी आप ऐसे पहले सारे पॉइंट को लिखो, उसके बाद में एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, ठीक। तो सारे पॉइंट आपको भी याद होने चाहिए, और ये जो पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं सारे पॉइंट को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि आपको पता रहे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है वो कैसा है, क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो आज का हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जन लोगों का समूह। जैसे देखो ये ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका ये समूह है। व्हेन 2 or more people कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, मतलब यहाँ पर क्या है, जब 2 या 2 से अधिक लोग, मतलब 2 or more people, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग कोई मतलब एक साथ क्या है, कॉमन पर्पस के लिए लोग किसी साझा उद्देश्य, रुचि या गतिविधि के लिए एक साथ आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधि, ठीक। इट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जब 2 या 2 से अधिक किसी साझा उद्देश्य, मतलब जो कॉमन गोल है या म्यूचुअल गोल है, म्यूचुअल गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर अपने इंटरेस्ट से या एक्टिविटी के लिए एक साथ आते हैं, उसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे देखो ये क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में ये टीचर है और यहाँ पर ये क्या है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सबका एक ही यहाँ पर कॉमन गोल है कि अच्छा एजुकेशन लेना, ठीक है, सबका अच्छा एजुकेशन लेना। यहाँ पर जैसे टीचर का एक गोल है कि मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूँ, यहाँ पर स्टूडेंट का एक यही कॉमन गोल है कि हम अच्छा एजुकेशन लें, मतलब गोल क्या है, सिर्फ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन यहाँ पर एक कॉमन गोल है इनका। बस जैसे अभी मेरा कॉमन गोल यही है कि मैं सारे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, पूरा सिलेबस कवर करा सकूं, और आप सबका भी गोल यही होगा कि हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ सके और पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर सके। तो आपका और मेरा दोनों का कॉमन गोल क्या है, दोनों का कॉमन गोल यही है कि हम अपना एजुकेशन अच्छे से लें, अच्छे से MBA पास करें, अच्छे से एग्जाम दें। तो यहाँ पर आप और हम सब लोग क्या है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ यहाँ पर वर्क करते हैं, किस लिए, किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या हुई, क्या एक पर्सन, जैसे मैं यहाँ अगर अकेले पढ़ाऊं तो और मुझे कोई ना देखे, तो क्या मेरा जो कॉमन गोल है वो यहाँ पर पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या आप लोग अगर अपना मोबाइल ऑन करके बैठो, BB स्टडी का ऐप ऑन करके बैठो, लेकिन कोई क्लास नहीं लगेगी, तो क्या आपका गोल यहाँ पर पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक लोगों का समूह नहीं बन पाएगा तब तक कोई भी कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों का समूह, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसी के थ्रू यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो ये क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर हुआ, उसकी प्रकृति हुई, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ समझ ली। जैसे एग्जाम में यहाँ पर लिखा है क्लासरूम है, वर्क प्लेस है, स्पोर्ट टीम है, मतलब यहाँ पर जैसे जो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, अगर 11 प्लेयर नहीं रहे तो क्या कोई टीम यहाँ पर क्रिकेट खेल पाएगी, नहीं खेल पाएगी। फैमिली ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक। आगे देखते हैं सेकंड हम लोग। ठीक, सेकंड हमने देखा था डिवाइडिंग द वर्क, मतलब कार्य का विभाजन। सभी का काम अलग अलग है, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, और भी जैसे अलग अलग सबके काम होते हैं। तो ऐसे मिल करके हमने यहाँ पर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो अपना एक गोल है, कॉमन गोल है, उसको हम अचीव कर रहे हैं, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर सबके काम को कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में देखते हैं। डिवाइडिंग अ लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, मतलब जो बड़े टास्क होते हैं और जो छोटे टास्क होते हैं, इसके बारे में यहाँ देखते हैं। डिवाइडिंग अ लार्ज
लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड असाइनिंग, मतलब सौंपना, असाइनिंग देम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। अब यहाँ पर देखो, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में, जो लार्ज टास्क है उनको स्मॉलर टास्क में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, बांट कर अलग अलग व्यक्तियों, मतलब जो डिफरेंट इंडिविजुअल है, डिफरेंट इंडिविजुअल को सौंपना, ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और कौशल के अनुसार काम कर सके। सो दैट मतलब ताकि ईच पर्सन, मतलब यहाँ पर जो हर व्यक्ति, हर पर्सन यहाँ पर कैन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी, मतलब होता है क्षमता, और स्किल मीन्स होता है कौशल। ठीक, तो यहाँ पर जैसे डिवाइडिंग अ लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड असाइनिंग देम टू डिफरेंट इंडिविजुअल सो दैट ईच पर्सन कैन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी एंड स्किल। अब यहाँ पर देखो, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके अलग अलग व्यक्तियों को सौंपना, ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सके। जैसे मुझे टीचिंग करना आता है तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये मेरी एबिलिटी है और स्किल है। ठीक, अब मुझे कोई बोले आप जा करके क्रिकेट खेलो, तो मैं नहीं खेल सकती, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है और स्किल नहीं है। किसी क्रिकेटर को आप यहाँ पर लाके खड़ा कर दोगे तो वो यहाँ पर पढ़ा सकेगी क्या, नहीं पढ़ा सकेगी। तो सबके अंदर की जो एबिलिटी है और जो स्किल है वो अलग अलग है, उसी हिसाब से उन्हें यहाँ पर काम दिया जाता है। वैसे ही सेम एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जिसमें जो एबिलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम दिया जाता है। जैसे मान लो कि मुझे कॉलेज को चलाना है, ठीक है, तो मैं वहाँ प्रिंसिपल भी बन जाऊँ, सीईओ भी बन जाऊँ, एचओडी भी बन जाऊँ और वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाऊँ और टीचर भी बन जाऊँ, सारा सब कुछ काम मैं कर लूँगी क्या, नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है, इसको हमने यहाँ पर सब लोगों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में सबको दे दिया, छोटा छोटा टास्क सबको दे दिया और हमने यहाँ पर सबने मिल करके एक कॉमन गोल को अचीव किए। सेम ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पर सभी लोग मिल करके बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट में ले लेते हैं और मिल करके कॉमन गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, ठीक, एक प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ने क्या काम किया, जितने भी यहाँ पर उसके स्कूल में टीचर होंगे, मान लो कि टीचर ए, उसको डांस डिपार्टमेंट का काम दे दिया कि बच्चों को डांस सिखाना है और जो भी चीज़ें, ठीक। फिर टीचर बी क्या काम करता है, डेकोरेशन का काम करता है, मतलब एक स्कूल में एनुअल फंक्शन कराना है, इसीलिए प्रिंसिपल ने सभी टीचर को काम डिवाइड कर दिए। ठीक, अब वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्लास में वॉइस आ रही है, क्लास आपको दिख रही है क्लियर या नहीं, मैसेज करके बताइए आप मुझे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक, ओके, ठीक। तो अभी हम कहाँ पर थे, डिवाइडिंग द वर्क, मतलब कार्यों का विभाजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि एक स्कूल में एनुअल फंक्शन है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल ने सभी टीचरों में काम को डिवाइड कर दिया। जैसे टीचर ए ने यहाँ पर डांस डिपार्टमेंट का काम दे दिया टीचर ए को, टीचर बी को दे दिया डेकोरेशन का काम, टीचर सी को दे दिया यहाँ पर एंकरिंग का काम और टीचर डी को दे दिया यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम का काम। ठीक है, सभी टीचरों के यहाँ पर काम को डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और जो एनुअल फंक्शन है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसमें जो एबिलिटी थी उस हिसाब से प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को काम दे दिया। एक बड़ा टास्क था उसको यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और जो काम था उसको अच्छे से यहाँ पर वो स्मूथली हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो कॉमन गोल था वो यहाँ पर अचीव हो गया। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसको जब पीपीटी आपके स्टडी मटेरियल में डालेंगे तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक, आगे देखते हैं। वैसे ही एक सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर,
कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी यहाँ पर जैसे सीईओ है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो कार को डिज़ाइन करता है। कार बनाने वाली कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर कार को डिज़ाइन कर रहा है, सिर्फ डिज़ाइन करने का काम कर रहा है। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो कार है, कार को मतलब बनाया जाता है। इसने तो सिर्फ डिज़ाइन बना के दे दिया था कि आपको कार बनानी है, इसने फिर क्या काम किया, कार को बनाया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या की कि वो कार की मार्केटिंग की, ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जाने और उस कार को खरीदे। फिर सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि कार को सिर्फ सेल किया, बेचने का काम किया। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि सिर्फ पैसे का हिसाब रखा। तो एक जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास एक बहुत बड़ा टास्क था, उसने क्या काम किया, छोटे छोटे पार्ट में सारे काम को डिवाइड कर लिया और यहाँ पर अपने गोल को अचीव कर लिया, ठीक। आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ठीक, कोऑर्डिनेशन समन्वय में व्हेन डिफरेंट पीपल टू डू डिफरेंट टास्क। अब यहाँ पर देखो, जब अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, मतलब डिफरेंट पीपल डिफरेंट टास्क यहाँ पर मतलब वर्क कर रहे हैं, देन connecting all their work together and organizing it in such a way that everyone work together achieve the same objective. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं तो उन सब के कामों को आपस में जोड़ना और इस तरह से व्यवस्थित करना कि सबका काम मिल करके एक उद्देश्य को, एक कॉमन गोल को वो पूरा कर सके, यही होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ठीक। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम। अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर, मतलब जो क्रिकेट टीम है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। सम बैट, सम बॉल एंड सम कीप विकेट। अब यहाँ पर देखो, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई विकेट कीपिंग करता है, ठीक है। ओनली इफ एवरीवन परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन कोऑर्डिनेशन विल द देन टीम विन द मैच। अब यहाँ पर देखो, अगर सब अपने अपने काम को आपसी तालमेल, मतलब जो समन्वय है, तालमेल समन्वय से करेंगे तभी टीम या जो है वो मैच जीत पाएगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो है, इन सभी एम्प्लॉय के यहाँ पर अलग अलग काम रहते हैं। अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से मान लो लड़ाई करने लग जाए, दूसरा एम्प्लॉय तीसरे एम्प्लॉय से लड़ाई करने बैठ जाए, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सभी लोगों को साथ में मिल करके तालमेल से, मतलब एक दूसरे से मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, तभी जा करके यहाँ पर वर्क अच्छे से हो पाएगा। वैसे ही यहाँ पर जैसे जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक बोलेगा कि नहीं, मैं अच्छे से मैच नहीं खेलूंगा, मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, मैं मतलब यहाँ पर बैटिंग नहीं करूंगा, तो यहाँ मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, तो ऐसे से यहाँ पर जो मैच है वो क्रिकेट टीम कभी मैच जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। वैसे ही जब तक एम्प्लॉय मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाता है। इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, ये यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर है, ठीक। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है इसके कंक्लूजन में, कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू एवरीवन वर्क, मतलब सबका काम। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन मतलब सही तालमेल इज इक्वल टू अचीव ऑफ द सेम गोल, मतलब एक ही लक्ष्य की प्राप्ति। जब तक सब लोग मिलकर के सबका काम और सही तालमेल, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो यहाँ पर जो कॉमन गोल है उसको हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। म्यूचुअल गोल, अब वही चीजें हैं यहाँ पर भी कि जो म्यूचुअल गोल है या जो कॉमन गोल है उसको अचीव करना। अ गोल, आवाज नहीं आ रही है स्वीटी कहर को। A goal that two or more people set and work together to achieve। अब यहाँ पर देखो, गोल मतलब होता है लक्ष्य, टू और मोर पीपल मतलब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर तय करते हैं
वर्क टुगेदर टू अचीव, और उन्हें एक साथ मिलकर के पूरा करते हैं। मतलब जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य जिन्हें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके तय करते हैं और उन्हें एक साथ मिल करके पूरा करते हैं, इसमें सभी का फायदा होता है और सबका एक ही दिशा में, मतलब सब एक ही दिशा में काम करते हैं। दिस अलाउ एवरीवन टू बेनिफिट एंड वर्क इन द सेम डायरेक्शन। मतलब इसमें जो म्यूचुअल गोल है, इसमें क्या बता रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जिससे क्या हो सके, इसमें क्या होता है, सभी का फायदा भी होता है और सब एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर काम भी करते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है म्यूचुअल गोल का। जैसे एक फैमिली का गोल है कि न्यू हाउस, बिल्ड अ न्यू हाउस, मतलब उनको नया घर बनाना है, ये एक फैमिली का यहाँ पर म्यूचुअल गोल है। क्लास गोल, जैसे विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ स्कूल कंपटीशन, मतलब एक क्लास का गोल है कि हमें स्कूल में यहाँ पर फर्स्ट प्राइज लेकर के आना है स्पोर्ट्स में। फिर है कंपनी का गोल, सेलिंग 100 प्रोडक्ट ऑन 1 मंथ, मतलब एक कंपनी में सभी का गोल है कि हमें इस मंथ में 100 प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे हम सबका गोल है, आपका, मेरा, सबका, हम सबका गोल है कि हम MBA का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से अच्छा लेकर के आए। अगर आप पढ़ोगे नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, तो क्या रिजल्ट अच्छा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम सबका एक कॉमन गोल क्या है कि MBA हम अच्छे से यहाँ पर पास आउट करके जाए। तो ये क्या होता है यहाँ पर म्यूचुअल गोल, सबका एक समान गोल, पारस्परिक लक्ष्य। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, ये जब PPT मिलेगी आप लोग पढ़ लेना, मैं अभी आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा दे रही हूँ। ठीक, आगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, जो अथॉरिटी होनी होता है अधिकार, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होती है जिम्मेदारी। ठीक, अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, अ टॉप लेवल मैनेजर और बॉस हैज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, गिव ऑर्डर एंड गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर देखो, जो टॉप लेवल है, मतलब जो उच्च स्तर है, टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं और जो बॉस होता है, जो मैनेजर या बॉस के पास जो निर्णय लेने, मतलब जहाँ पर वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है, आदेश देने की, मतलब गिव ऑर्डर, ऑर्डर देने की अथॉरिटी होती है, और अधीनस्थ कर्मचारी, मतलब जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय होते हैं, उनसे यहाँ पर काम करवाने का अधिकार होता है। किसे होता है? जो टॉप लेवल मैनेजर है या जो बॉस है। जैसे आप कहीं अगर जॉब करते होगे तो आपके यहाँ पर भी जो टॉप लेवल के मैनेजर होंगे या आपका जो बॉस होगा, या आप में से कोई अगर बॉस होगा, तो आप अपने जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय होंगे उनको ऑर्डर देते होंगे, या आप में से जो एम्प्लॉय होंगे उनको यहाँ पर मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑर्डर देता है कि कंपनी में या ऑफिस में आपको कैसे क्या वर्क करना है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर इसका। देखो, द डिपार्टमेंट मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी to distribute work to the employee of his department and supervise them। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट मैनेजर के पास में अथॉरिटी है कि वह अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को काम बांटे और उनकी निगरानी करे। जैसे मान लो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यहाँ पर अपने जो टीचर्स वो रखती है, जो भी उसकी मान लो कि एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय है या जो भी मतलब टीचर्स है, उनको यहाँ पर वो ऑर्डर देती है कि ऑर्डर देते हैं कि आपको किस क्लास में कौन सा लेक्चर लेना है और बच्चों को पढ़ाना है, सिलेबस टाइम पर कवर कराना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के पास में क्या हुआ, ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल मैनेजर कह लो या बॉस कह लो, तो ये टॉप लेवल ऑफिसर कह सकते हैं हम इसको। तो ये जो टॉप लेवल ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को, मतलब टीचर को यहाँ पर ऑर्डर दे रही है कि बच्चों का टाइम पर सिलेबस कवर कराना है, बच्चों को आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या हुई, टॉप लेवल के पास में ये जो ऑर्डर दे रहे हैं ये क्या है, अथॉरिटी है। अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी every employee in the organization is responsibility for complete the assigned work on time and in the right manner। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हर कर्मचारी को जो काम सौंपा जाता है उसे समय पर और सही तरीके से पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर आपको आपके बॉस ने या जैसे वो प्रिंसिपल ने अपने टीचर को यहाँ पर ये ऑर्डर दिया था कि टाइम पर सिलेबस कवर कराना है, बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, यहाँ पर वो क्या करेगी, अब सुपरवाइज भी करेगी कि जो टीचर है वो बच्चों को अच्छा
पढ़ा रहे हैं या नहीं, सिलेबस टाइम पर कवर हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि क्लास में जाकर के सिर्फ बच्चों से बातें कर करके वापस आ रहे हैं और बच्चों को कुछ सीखने नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, टॉप लेवल के पास में थी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है, यहाँ पर मिडिल लेवल के पास में है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देखो इसका कंक्लूजन भी है यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देखो अथॉरिटी ऊपर से नीचे मतलब टॉप बॉटम। अब यहाँ पर ये जो है बॉस है, मान लो बॉस है, अब इसको यहाँ पर ये सभी को ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या हुई, अथॉरिटी हुई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो कि ये कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय है, इससे कोई काम अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो यहाँ पर सब लोग इस पर उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर आप किसी प्रिंसिपल को बोल दोगे क्या कि मतलब कि आपने जो ऑर्डर दिया है हमने पूरा नहीं किए, जाओ आपसे जो बनती है वो कर लो, ऐसा बोल दोगे? नहीं। लेकिन एक एम्प्लॉय को यहाँ पर दो चार बातें सुनने को मिल जाती है, सब लोग उस पर उंगली उठा देते हैं, मतलब जो टॉप लेवल ऑफिसर रहते हैं कि आपने वर्क अच्छे से नहीं किया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कई बार होता है कि ऑफिस में भी कई बार ऐसे होता है, जो जॉब करते होंगे उनके यहाँ पर कि जैसे कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, तो अरे यार आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या कि वर्क टाइम पर करना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, बोला जाता है। किसके थ्रू बोला जाता है, ये हमारे मैनेजर या बॉस के थ्रू बोला जाता है। तो यहाँ पर अथॉरिटी किसके पास हुई, बॉस के पास में या मैनेजर के पास में, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई वो किसकी हुई, एम्प्लॉय की हुई। ठीक, आगे हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप या जो सीरीज है। अब यहाँ पर देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप होते हैं उसकी सीरीज भी होना चाहिए। सबसे टॉप में यहाँ पर एक स्कूल में मानते हैं जैसे प्रिंसिपल होता है, फिर यहाँ पर होते हैं टीचर्स, और लास्ट में यहाँ पर आते हैं जैसे प्यून। ठीक, प्यून होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। यहाँ पर प्यून प्रिंसिपल से नहीं बोल सकता कि आप टाइम पर स्कूल नहीं आते हो, आप किसी क्लास में लेक्चर नहीं लेते हो, एक प्यून प्रिंसिपल से ऐसे नहीं बोल सकता है। यहाँ पर मतलब जो हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप है वो क्या बताता है, यहाँ पर ये बताता है कि किसके अधीन कौन काम करता है, किसके पास यहाँ पर अथॉरिटी है, अथॉरिटी पावर यहाँ पर किसके पास में है। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन मतलब जो संचालन है, ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। अब मान लो प्यून यहाँ पर प्रिंसिपल को ही ज्ञान देने लग जाए, तो यहाँ पर ऐसे से काम नहीं चलता है। यहाँ पर एक सीरीज होना चाहिए कि कौन किसके नीचे काम करता है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता है। इसी को बोला जाता है हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सबसे टॉप में होता है सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे ऊपर पूरे संगठन का निर्णय लेता है। उसके नीचे होता है मैनेजर, सीईओ को रिपोर्ट भेजता है, ये अपनी टीम के काम को सुपरवाइज करता है, टीम लीड करता है, मैनेजर को रिपोर्ट देता है ये यहाँ पर। फिर एम्प्लॉय जो होते हैं टीम लीड को यहाँ पर रिपोर्ट करने का काम करता है। मतलब यहाँ पर ये अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये मतलब यहाँ पर जो सीईओ है वो सीईओ यहाँ पर एम्प्लॉय को रिपोर्ट बना करके दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बनाया गया है, रिलेशनशिप की सीरीज एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाई गई है। ठीक, ये क्या है, ये यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर है। लास्ट हमारा है मैनेजमेंट ऑफ मशीन। ठीक, मैनेजमेंट ऑफ मशीन मतलब जो मैनेजमेंट है उसको मशीन की तरह माना गया है। ट्रीटिंग मैनेजमेंट लाइक अ मशीन मतलब जो मैनेजमेंट है उसको मशीन की तरह माना गया है। विच हैज़ डिफरेंट पार्ट एंड ईच पार्ट टुगेदर रन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं और हर पार्ट मिल करके जो है ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर स्मूथली रन कराता है। ठीक, जैसे प्रबंधन को एक मशीन की तरह माना जाता है जिसे अलग अलग हिस्से पार्ट होते हैं और हर हिस्सा मिल करके जो मतलब संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। जैसे एक मशीन में गियर होते हैं, बेल्ट होते हैं, लीवर, इंजन मिल करके काम करते हैं, वैसे ही एक मैनेजमेंट में देखो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ पहले दिन से बोल रही हूँ कि जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, एक साथ मिलकर के काम करते हैं। अगर इनमें से कोई एक हिस्सा ठीक से काम ना करे तो पूरी मशीन का सिस्टम यहाँ पर रुक सकता है। इसीलिए जितनी भी यहाँ पर ये मतलब कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को मशीन बताया गया है जिसमें सभी पार्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी पार्ट मिल करके यहाँ पर एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, आगे
देखो ये है मशीन ऑफ पार्ट। अब यहाँ पर देखो ये प्लानिंग मतलब होता है योजना बनाना। योजना यहाँ पर क्या होता है कि जो गोल है और पाथ है, मतलब जो लक्ष्य है और जो रास्ता होता है उसको सेट करने का काम किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है। सेकंड में ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, यहाँ पर संगठन, मतलब यहाँ पर जो रिसोर्स है, रिसोर्स और जो मतलब पीपल है, लोग हैं और जो संसाधन है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टाफिंग मतलब होता है कर्मचारी लगाना। अब यहाँ पर जो गिविंग द राइट जॉब एट द राइट पर्सन, मतलब सही पर्सन को सही जॉब देना, जैसे अभी एग्जाम्पल में मैंने आगे बताई थी। फिर डायरेक्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर निर्देशन देना, जैसे एम्प्लॉय को गाइडेंस देना और उसे मोटिवेट भी करना। और कंट्रोलिंग में क्या होता है, अब यहाँ कंट्रोलिंग में नियंत्रण किया जाता है कि मतलब जो काम है वो सही से हो रहा है या नहीं, मतलब वर्क का इवोल्यूशन किया जाता है, और अगर कोई काम सही से नहीं होता तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है। ठीक, आगे पीपीटी में जो भी चीज़ मैंने अभी बोली वो सारी चीज़ें यहाँ पीपीटी में लिखी हुई है, पीपीटी मिलेगी, सभी बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या था और हमने यहाँ पर क्या पढ़े हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मतलब हमने यहाँ पर नेचर की प्रकृति के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या होता है, इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, ग्रुप ऑफ पीपल। सेकंड पढ़े थे हमने यहाँ पर डिवाइडिंग द वर्क को डिवाइड किए। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कोऑर्डिनेशन। फिर पढ़े थे हमने यहाँ पर म्यूचुअल गोल। फिर पढ़े हमने यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर पढ़े थे हमने यहाँ पर एक हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। ठीक, ये सारे पॉइंट आप लोगों को भी याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में कुछ लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। मशीन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है वो क्या है, लोगों का समूह है जिसमें कामों को डिवाइड किया जाता है, सभी लोग समन्वय बना करके काम करते हैं, किस लिए, म्यूचुअल गोल को अचीव करने के लिए। फिर यहाँ की सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें बताई। यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है उसकी सीरीज होती है, यहाँ पर एक प्यून प्रिंसिपल को ऑर्डर नहीं दे सकता है, इसलिए यहाँ पर सीरीज बना दी गई है। मशीन ऑफ मैनेजमेंट को मशीन की तरह बताया गया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है। अब सारे बच्चे मुझे जल्दी से बता दो कि आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब मैसेज कर लो सारे बच्चे कि यहाँ पर क्लास समझ में आई या नहीं आई है। गुप्ता यस मैम, एकता यस मैम। थैंक यू so much everyone. I hope this topic is clear and thank you for watching this video.